अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में कवर किया था डेट सिक्योरिटीज़ को, डेट फाइनेंस को हमने कवर किया था। हमने डेट फाइनेंस के अंदर सर जितनी चीज़ें कवर की थी ज़रा सा उसको हम रिकॉल करें। सर हमने देखा था हमारे पास डेट फाइनेंस दो तरह का है। एक हमारे पास है रिडीमेबल और एक हमारे पास है इरिडीमेबल। ठीक है जी। अच्छा देखिए, स्टार्ट करने से पहले मैं ज़रा सा आपको बताता चलूँ कि मैं लास्ट बैच के मुकाबले में इस बैच में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने चेंज की हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल नए लेक्चर्स आपको बना के दे रहा हूँ। इसमें अच्छा खासा कंटेंट नए लेक्चर्स का होगा। ICAW के, ACCA के, CP आयरलैंड के मैं काफ़ी सारे सवालात जो है वो उसको सॉल्व कर रहा हूँ। वीडियो लेक्चर्स आपके साथ शेयर करूँगा। जब ये सेशन एंड होगा ना तो इट विल बी अ मॉडल बैच। ठीक है, जिसमें सारे पास पेपर्स होंगे पिछले 10 अटैम्प्ट्स के, 12 अटैम्प्ट्स के, और उसके अलावा सर ये अकाउंटेंसी बॉडीज़ के क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन होंगे। एक प्रॉपर सीक्वेंस से बना हुआ जो है पोर्टल होगा आपके पास, जो ना सिर्फ इस बैच में काम आएगा बल्कि आने वाले दिनों में मैं उसमें सिर्फ वैल्यू एडिशन किया करूंगा। बट ये इंशाल्लाह ताला एक मॉडल बैच बना के इसको चलिए। ठीक है जी। सर रिडीमेबल इरिडीमेबल डेट के ऊपर हम बात कर रहे थे। सर हमने रिडीमेबल पे बात की थी कि एग्जामिनर आपको 3 सिनेरियोज दे सकता है। आपको केडी दे दे, ठीक है जी, और मार्केट वैल्यू मालूम करने के लिए दे दे, ठीक है जी। आपको मार्केट वैल्यू दे दे, ठीक है जी, और कॉस्ट ऑफ डेट मालूम करने के लिए दे दे, ऐसा। सर तीसरा सिनेरियो हमने ये पढ़ा था। अच्छा, ये जो केडी होगा ये पोस्ट टैक्स गिवन होगा आपके पास, और मार्केट वैल्यू दे के वो आपसे कैलकुलेट करवाएगा पोस्ट टैक्स केडी। लेकिन सर कभी कभी वो आपको देगा प्री टैक्स केडी। ठीक है जी, जिसमें हमने पूरा सिनेरियो पढ़ा था। जब प्री टैक्स केडी देगा तो पहले आपने क्या करना है, मार्केट वैल्यू मालूम करनी है यूजिंग प्री टैक्स कैश फ्लोज एंड प्री टैक्स केडी। फिर आपने क्या करना है सर, फिर आपने मार्केट वैल्यू रख के आपने पोस्ट टैक्स केडी कैलकुलेट करना है। डन, याद आ रहा है? अच्छा जी, ये रिडीमेबल डेट में हमने देखा था। ये किस केस में था, जब आप कॉर्पोरेट डेट यानी बॉन्ड इशू करें। ठीक है, एक स्टेप हम आगे जाएंगे जनाब। अब हम बॉन्ड की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे बैंक लोन्स की। ज़रा सा इसको हम सर देखते हैं जनाब। मिसाल के तौर पर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, मेरे पास कई सारे एवेन्यूज़ हैं, मैं बॉन्ड खरीद सकता हूँ। दूसरा तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, आके ये पैसा रख दूँ एक बैंक के अंदर। बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट करा दिए। ठीक है जी, मैंने 100 रुपये बैंक में डिपॉजिट कराया। मैंने बैंक से कहा कि मुझे इस पर 8% का रिटर्न चाहिए, बैंक एग्री कर गया। अच्छा, हमारी कंपनी है यहाँ पे, इस कंपनी को बैंक से लोन लेना है। बैंक क्या करेगा, वही पैसा जो उसने अपने इन्वेस्टर्स से जमा किया, डिपॉजिट्स में लिया है, वही इस कंपनी को आगे फॉरवर्ड कर देगा। इस कंपनी को सर बैंक ने 90 रुपये का लोन दिया और इंटरेस्ट रखा है इसके ऊपर से 11%। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, ये जो बैंक से आपने लोन लिया है, मैं इसको नाम दे रहा हूं कंपनी एक्स का, ये किन दो लोगों के बीच का अग्रीमेंट है? किन दो लोगों के बीच का अग्रीमेंट? सर ये बैंक और कंपनी एक्स का अग्रीमेंट है। क्या क्या बैंक क्या बैंक अपना ये लोन किसी को सेल कर सकता है? नहीं सर, ये क्योंकि मार्केट में ट्रेडेबल नहीं है। पूरे टाइम कंपनी एक्स बैंक को ही पैसे वापस कर रही होगी। बैंक अपना रिसीवेबल यानी रिसीवेबल फ्रॉम कंपनी एक्स सेल नहीं कर सकती। तो याद रखना सर, जो बॉन्ड्स हैं वो ट्रेडेबल नहीं है। ठीक है जी, सॉरी, जो बॉन्ड्स हैं वो ट्रेडेबल है, जो बैंक लोन है वो ट्रेडेबल नहीं है। ना ये कंपनी अपनी लाइबिलिटी किसी को ट्रांसफर कर सकती है, ना ये बैंक अपने इस रिसीवेबल को जो कंपनी एक्स से कहीं सेल कर सकता है। ठीक है जी, तो बैंक लोन जनरली ट्रेडेबल नहीं होते। तो फिर अगर बैंक लोन ट्रेडेबल नहीं है तो सर इनकी जो बुक वैल्यू है सर उसी को हम क्या मान लेंगे, मार्केट वैल्यू। और सर इनका जो कॉस्ट ऑफ डेट यानी कूपन रेट है, ठीक है जी, उसी को हम क्या मान लेंगे सर, उसी को हम केडी मान लेंगे। और सिंपली क्या करेंगे सर, केडी को केडी 1 माइनस टैक्स से हम क्या निकाल लेंगे, पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। पक्का? बुक वैल्यू ही मार्केट वैल्यू सर, जो कूपन रेट है वही केडी। पक्का जी? अच्छा जी, सर हमारे पास जब भी बैंक लोन आएगा, जो उसकी बुक वैल्यू होगी, जो उसका वो होगा सर कूपन रेट होगा, उसी को हम क्या मान लिया करेंगे सर, कॉस्ट ऑफ डेट। देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लें। अब बताएं सर, मेरे पास एक कंपनी की बैलेंस शीट है। उस कंपनी की बैलेंस शीट पे
इक्विटी मौजूद है 100 रुपये की बैलेंस शीट पे, तो इसका मतलब है ये बुक वैल्यू है। ठीक है जी सर, इस पे बैंक लोन भी मौजूद है, बैंक लोन मौजूद है सिर्फ 50 रुपए का। ठीक है, ये भी बुक वैल्यू है। सर अदर इंफॉर्मेशन में आपको एग्जामिनर ये बता रहा है कि कंपनी का जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 16% है और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी सर 1.8 टाइम्स ऑफ बुक वैल्यू है। ठीक है जी सर, उसने कहा बैंक लोन का कूपन रेट सर 10% है, मुल्क में टैक्स रेट 30% चल रहा है और बैंक लोन की अलग से कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। बैंक लोन की कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती क्योंकि बैंक लोन ट्रेडेबल नहीं होती। एग्जामिनर कह रहे जी आप मुझे वैक निकाल के दे दें। मैंने कहा अभी निकाल के दे दें। ये एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन इसी तरह मैं आपको लिख के दिया करूँगा, आपने भी अपने रजिस्टर में इसको ऐसे ही कॉपी करना है, ये किताब में नहीं होगा। ठीक है जी, अब बताए जी मेरे पास अगर मैं वैक कैलकुलेट करने जाता हूँ, मुझे सर 4 चीज़ें चाहिए। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी, मुझे चाहिए सर मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक लोन, मुझे चाहिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मुझे चाहिए पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट। ऐसा कहां से मिलेंगी चीज़ें भाई? मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी तो निकालना बहुत आसान है। 100 रुपए की बुक वैल्यू है, 1.8 टाइम्स है मार्केट वैल्यू। सर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 180। अच्छा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गिवन है सर इस सवाल में 16%। सॉरी, मार्केट वैल्यू बैंक लोन कितना है जी? मार्केट वैल्यू बैंक लोन वही होगा जो बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू कितनी है जी? 50। नथिंग इज चेंज। फिर के मेरे पास है सर कितना? 16%। केडी मेरे पास है सर 10%। आफ्टर टैक्स इसको करूंगा क्योंकि टैक्स पे सेविंग्स मिलेगी सर हमें। कितना जी? 70%, दैट वुड बी 7%। ऐसा। अब बताएं मैं वैक निकालने जा रहा हूं, क्या मैं कह सकता हूं 180 रुपए की इक्विटी है मार्केट वैल्यू, टेकन एट 16% प्लस 50 रुपए का बैंक लोन, जो बुक वैल्यू वही मार्केट वैल्यू सर 7% डिवाइडेड बाय 180 प्लस 50। और आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं कि भैया एक काम करो, लगे या तो इसका वैक कैलकुलेट कर लो। ठीक है जी, तो अगर मैं सर इसको वर्कआउट करूं ना तो मेरे पास ये वैक आएगा अराउंड कोई 14.04। ऐसा। आपने इसमें 2 चीज़ें नोट की कि जो बैंक लोन है उसकी जो बुक वैल्यू है वही उसकी मार्केट वैल्यू है। फिर सर उसका जो कूपन रेट है वही उसका मार्केट रेट भी है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वैक। ठीक है जी सर, इसको अच्छे तरीके से नोट करें। हम जा रहे हैं प्रेफरेंशियल शेयर्स के ऊपर। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जनाब। चलिए जी, एक स्टेप हम आगे जाते हैं जनाब। अब हम बात करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स की। सर ये प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, आए जरा इस पर बात करते हैं सर। देखिए, कंपनी को फाइनेंस रेस करने के लिए आमतौर पे अगर बड़ा अमाउंट रेस करना होता है तो वो इक्विटी इशू करती है, और अगर एक रीजनेबल छोटा अमाउंट रेस करना होता है तो वो डेट फाइनेंस की तरफ जाती है। प्रेफरेंस शेयर्स आजकल के दौर में आपको इतना इशू होते हुए नजर नहीं आएंगे। ठीक है जी, लेकिन खैर प्रेफरेंस शेयर्स भी लोगों से पैसे लेने का एक जरिया है, एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। आप चाहें आप आवाम के पास जाएं, आप कहें भाई मैं आपको शेयर इशू करूंगा, ठीक है जी, ये जो शेयर है प्रेफरेंस शेयर है, ये ऑर्डिनरी शेयर्स के मुकाबले में बहुत डिफरेंट है। बहुत डिफरेंट किस तरह? जब भी कंपनी डिविडेंड बांटेगी पहले ऑर्डिनरी शेयर को बाद में मिलेगा, उनसे पहले आपको मिलेगा डिविडेंड में, आपको प्रेफरेंस मिलेगी। जब कंपनी लिक्विडेट हो रही होगी तो भी आपको ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से पहले पैसा मिल जाएगा। ठीक है, जिसका मतलब है प्रेफरेंशियल पेमेंट ऑन डिसोल्यूशन। कंपनी जब डिसॉल्व होगी तो ऑर्डिनरी शेयर से पहले पैसा आपको मिलेगा। अच्छा देखिए, याद रखें कंपनी जब भी डिसॉल्व होती है पहले पैसे गवर्नमेंट को मिलते हैं जो टैक्सेस की मद में हमारे बचे हुए होते हैं, फिर हम सिक्योर्ड डेटर्स को पैसे देते हैं। ठीक है जी, फिर हम अनसिक्योर्ड डेटर्स को पैसे देते हैं, यानी सूद वालों को पहले फारिग करते हैं। फिर हमारे पास आता है सर क्या चीज़? प्रेफरेंस शेयर, उसको हम देते हैं, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए बचता है। ठीक है जी, लेकिन याद रखिएगा सर इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है? जनरली नो वोटिंग राइट्स।
नो वोटिंग राइट्स। हम कहते हैं भैया आपको, अच्छा फिर एक और मसला है सर, इसका डिविडेंड भी जनरली फिक्स रेट का होता है। सर आमतौर पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग पावर नहीं दी जाती है। उसकी वजह यह है कि सर जैसे डेट होल्डर्स का इंटरेस्ट फिक्स्ड है, इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का डिविडेंड भी एक फिक्स रेट का होता है। तो सर जब कंपनी डिसीजंस लेती है तो उससे सीधी सी बात है सर प्रॉफिट अफेक्ट होता है। तो सर जब डिसीजन से प्रॉफिट अफेक्ट हो रहा है और उस अफेक्ट का बर्डन इन पे नहीं आ रहा, इनका डिविडेंड फिक्स्ड है, तो सीधी सी बात है सर फिर इनको डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करवाना एक बेवकूफ़ी वाली बात होगी। जिस डिसीजन का इफेक्ट ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं तो उस डिसीजन में इसको इन्वॉल्व करने की जरूरत ही क्या। तो आमतौर पर सर ना डेट होल्डर के पास वोटिंग पावर होता है, ना प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर होती है। अच्छा अब देखिए एक और बहुत बड़ा मसला है इसके अंदर। आमतौर पर सर हमारे पास जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं रिडीमेबल। जो मेरे भाई रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ना, वो अकाउंटिंग की नज़र में लायबिलिटी है। अकाउंटिंग की नज़र में ये लायबिलिटी है। और जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है ये अकाउंटिंग की नज़र में इक्विटी है। लेकिन भाई सीधी सी बात है, टैक्स अथॉरिटीज को ये आइडिया नहीं होता कि ये रिडीमेबल इरिडीमेबल मैं क्लासिफिकेशन एक की लायबिलिटी रखूं, एक की इक्विटी रखूं, एक पे इंटरेस्ट अलाउ करूं, एक पे ना करूं। नहीं सर नहीं, एफबीआर की नज़र में, टैक्स अथॉरिटीज की नज़र में ये दोनों के दोनों इक्विटी ट्रीट होते हैं। इक्विटी ट्रीट होते हैं फॉर टैक्स पर्पसेस। ठीक है जी, ये दोनों के दोनों इक्विटी ट्रीट होंगे टैक्स पर्पसेस, यानी कि इनसे पे किया जाने वाला डिविडेंड अप्रोप्रिएशन कहलाएगा, उसकी कोई टैक्स सेविंग्स नहीं मिलेगी। जैसे आप इंटरेस्ट पे करते हो वो एक्सपेंस के तौर पे काउंट हो जाता है, वो आपकी टैक्स पेमेंट को रिड्यूस करता है। लेकिन सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड दोगे, इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट इन द आइज ऑफ या इन फ्रंट ऑफ टैक्स अथॉरिटीज। वो आपको कभी भी इसका एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे। जब एक्सपेंस अलाउ नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, तो इनके डिविडेंड पे कोई टैक्स सेविंग्स कंपनी को नहीं मिल रही है। तो अगर कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड पे कर रही है 10% का, तो जेन्युइनली कंपनी की कॉस्ट भी 10% ही है, क्योंकि कंपनी को उस पर कोई टैक्स सेविंग्स नहीं मिल रही है। ऐसा सर एक छोटा सा हम सवाल करते हैं जनाब अपनी किताब का, लेकिन सर जब तक आप ये अपने पास नोट कर लें, ये 4 पॉइंट्स अपने पास डाल दें जहन में। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड फिक्स्ड है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंशियल पेमेंट होती है जब इन केस ऑफ लिक्विडेशन या लिक्विडेशन आती है, तो पहले उसको पैसे देते हैं, बाद में जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को पैसे देते हैं। जिस तरह डिविडेंड इनको पहले मिल रहा है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को बाद में मिल रहा है। सर इनके कोई वोटिंग पावर नहीं है, क्यों? इनका डिविडेंड फिक्स्ड है, कंपनी के डिसीजंस का कोई इफेक्ट इन पर आता नहीं है, चाहे प्रॉफिट ज़्यादा हो या कम हो। वी हैव टू पे देम अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। सर फिर सर हमने ये देखा कि हमारे पास अकाउंटिंग की नज़र में रिडीमेबल तो होता है, लेकिन टैक्स वाले की नज़र में हमेशा प्रेफरेंस शेयर्स एक इक्विटी है, और इक्विटी पे कोई टैक्स सेविंग्स कंपनी, इक्विटी पे कोई टैक्स सेविंग्स जो है वो कोई भी टैक्सेशन अथॉरिटी अलाउ नहीं करती है। अगर वो डिविडेंड पे करे तो कंपनी कोई भी डिविडेंड पे करे, टैक्स अथॉरिटी उस पर कोई टैक्स सेविंग्स अलाउ नहीं करती है। ठीक है जी, तो सर इसको आप कॉपी करें 1 मिनट के लिए। अच्छा जी सर, एक सवाल हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रेफरेंस शेयर्स के ऊपर। ये हमारी किताब के पेज नंबर 209 पे। सीधी सी बात है सर, ये किताब बाय द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती रहेगी। इसका आज पेज नंबर 209 है, आगे जाके सर इसके अंदर शायद मैं 100 सवाल अगले बैच में ऐड कर दूँ, 200 सवाल ऐड कर दूँ, तो ये पेज नंबर चेंज होता रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर भी चेंज होता रहेगा। ठीक है जी, ये PDF आपके पास हर क्लास के एंड पे सेव हो जाती है, जो आपके बड़े काम आ सकती है आगे। चलें जी, आ जाते जनाब ब्लू लिमिटेड के पास 12,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, 9%। 9% का मतलब ये इसका डिविडेंड का रेट है, ये इसका डिविडेंड पे करने का रेट है। और सर ये एट पार जो है वो 4 सालों में मेच्योर हो जाएगा। कंपनी के ऊपर टैक्स रेट 30% है, लेकिन वी ऑल नो कि हम प्रेफरेंस शेयर्स पे कोई डिविडेंड पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं ले पाते। FBR के पास जाओ, आप उसको कहो जी मैंने प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड पे किया है, आप इसको एज एन एक्सपेंस अलाउ कर दें, एडमिसिबल करार दे रहे हैं, वो नहीं करेगा। ठीक है जी, हमारे पास सर शेयर की पार वैल्यू 100 रुपीज़ है, 10 रुपये नहीं है। ठीक है, और हमारे पास मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट जो है वो इस वक्त करंटली 10.65 है। हमने जिस वक्त इशू किया था 9% था, आज 10.65 हो चुका है। इसका मतलब है सर मेरा ये बॉन्ड, ये प्रेफरेंस शेयर अगर किसी इन्वेस्टर के पास मौजूद है तो ये इतना लुक्रेटिव नहीं है। ये 9% से सूद दे रहा होगा। मार्केट में 10.65 वाले बॉन्ड्स भी, 6.5 वाले प्रेफरेंस शेयर्स भी मौजूद हैं। तो सर सीधी सी बात है, मार्केट रेट अगर ज़्यादा है, आज इन्वेस्टर अगर प्रेफरेंस शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करे तो ज़्यादा रेट मिलेगा। हमारा बॉन्ड कम रेट दे रहा है तो उसकी मार्केट वैल्यू इसकी फेस वैल्यू से कम होगी। आए ज़रा सर इसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं जनाब।
सर 4 साल के कैश फ्लोज ड्राफ्ट कर लें, कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है हमने। सर मेरे पास जो कैश फ्लोज हैं वो इसमें है इंटरेस्ट या आप डिविडेंड कह लें, ठीक है। अकाउंटिंग के हिसाब से इंटरेस्ट है, टैक्स वाले के हिसाब से डिविडेंड है। 9 9 9 और 9, ठीक है जी। सर मेरे पास रिडम्पशन, कोई टैक्स सेविंग्स नहीं, सीधा सीधा 100, ठीक है जी। ये बच्चा 9 9 9 और 109। अब बताएं सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें किस रेट से? 10.6। चाहो तो इंडिविजुअली प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, चाहो तो एन्युटी के फंक्शन से निकाल लो। मेरे पास सर चूंकि इंडिविजुअल की फिगर्स लिखी हुई हैं तो मैं एज इट इज़ यहाँ कॉपी कर देता हूँ सर। 8.13, 7.35, 6.64 और 72.71। अगर मैं इन सबको एडअप करता हूँ ना मेरे बच्चों, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू बनती है सर इस पर्टिकुलर बॉन्ड की, सर इस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर की मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 पार वैल्यू अगर किसी की 100 है तो उसकी मार्केट वैल्यू है इस बॉन्ड की 94.83। पक्का? अब बताएं सर इस बंदे के पास कितने बॉन्ड्स ऐसे पड़े हुए? 12,000 बॉन्ड्स। तो सर मैं क्या करूं, टोटल मार्केट वैल्यू निकाल लूं, 12,000 इंटू 94.83। अब बताएं सर मेरे पास ये कितना आ रहा है? दिस इज 1.137960, ऐसा। दिस इज द इंटायर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ऐसा जी। समझ आ गई जी? आपने कोई इस पे डिविडेंड पे इंटरेस्ट पे कोई टैक्स सेविंग्स नहीं लेनी और सीधा सीधा आपने मार्केट वैल्यू निकाल ली। डन है? एक स्टेप हम आगे बढ़ें जनाब। अच्छा जी सर, हमारे सामने फिर दो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, लेकिन एग्जामिनर ने इसमें थोड़ा सा अलग अलग चीज़ें आपसे मांगी है। कह रहा है शो लिमिटेड हैज़ एन इशू द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़। दो प्रेफरेंस शेयर्स हैं हमारे पास सर, एक 8% डिविडेंड देता है, एक 9.2%। एक की बुक वैल्यू 1,40,000 है, दूसरे की 2,45,000। ये जो 8% वाला है ना, इसके बारे में एग्जामिनर कह रहे हैं ये रिडीमेबल है, पहले 5 सालों में रिडीम हो जाएंगे। फर्स्ट 5 ईयर नहीं, पहले 5 साल के एंड पे रिडीम हो जाएगा, नेक्स्ट 5 ईयर्स के एंड पे आप कह लो। इसका रिक्वायर्ड रेट है 9%, ठीक है। एग्जामिनर ने आपको रिक्वायर्ड रेट दिया, कैश फ्लोज दिए। अब बताओ इन दोनों की इंट्रैक्शन से हमें मार्केट वैल्यू मिल जाएगी, आसान। फिर एक 9.2 वाला है, उसकी एग्जामिनर ने आपको मार्केट वैल्यू दे दी, क्या मांगा होगा बताओ? ऑब्वियस सी बात है, आईआरआर मांगा होगा, इफेक्टिव रेट मांगा होगा, यानी इस पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी केपी मांगा होगा, ऐसा। टैक्स रेट 30% है। एक में मार्केट वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी, एक में केपी यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स निकालना है। याद रखिएगा प्रेफरेंस शेयर पे कोई टैक्स सेविंग्स नहीं मिलती। आए जरा दोस्त हम पहले 8% वाले बॉन्ड को देखते हैं। बार बार बॉन्ड आ रहा है मुंह में, लेकिन ये है क्या? प्रेफरेंस शेयर्स सर, ईयर 1 2 5 साल का सर, 3 4 और 5। सर जी डिविडेंड या इंटरेस्ट 8 8 8 और 8, ऐसा। मुझे बताएं एंड पे रिडम्पशन प्राइस। सर कुछ नहीं लिखा तो हम अज्यूम करेंगे कि ये 100 पे मैच्योर होगा। अब बताएं सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने निकालनी है किससे? खुद सोचो, प्रेजेंट वैल्यू किस रेट से निकालनी चाहिए हमें? यहाँ लिखा हुआ है सर मार्केट रेट से, और मार्केट रेट इसका कितना चल रहा है इस वक्त करंटली? 9%। तो हमें काम करते हैं जनाब, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं 9% पे, ऐसा। तो सर ये हो जाएगा अराउंड कोई 7.33, ये हो जाएगा 6.73, ये हो जाएगा 6.17, 5.66 एंड 70.19। सर इफ़ वी ऐड द ऑल, अगर मैं इन सबको एडअप कर दूं सर तो मेरे पास 7.3 थी, बल्कि मैं एनओटी से भी निकाल सकता हूँ। सर ये बनता है 96.11, ऐसा। कितना बनता है जी? 96.1 मार्केट वैल्यू ऑफ ₹100 पार, ये इसकी बनती है मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। ऐसे ये दोस्त, सर मार्केट वैल्यू कम क्यों बनी 100 से? क्योंकि हमारा रिक्वायर्ड रेट 9% है और ये बॉन्ड 8% दे रहा है, तो सीधी सी बात है सर रिक्वायर्ड रेट से, करंट रिक्वायर्ड रेट से कम रिटर्न मिल रहा है।
बताएं सर टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है। सर इस बंदे ने आपको बताया 1,40,000 की बुक वैल्यू हमारे पास। अब देखो 1,40,000 रुपए बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू कैसे निकालते हैं देख लो। 1,40,000 की बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू 96.11। सर 1,40,000 यह आता है सर मेरे पास लगभग 1,34,554 रुपए का डेट, 554 रुपए का प्रेफरेंस शेयर्स। इतनी मार्केट की मालियत का प्रेफरेंस शेयर हमारे पास यानी कंपनी के पास वक्त मौजूद है। चलें जी सर एक और से आगे जाते हैं, इसके दूसरे बॉन्ड पे हम जाते हैं जिसमें हमारे पास 9.2% का रेट गिवन है और ये इसका कूपन रेट है या डिविडेंड देने का रेट है। ठीक है, रिक्वायर्ड रेट सर रिक्वायर्ड रेट नहीं है पता, मार्केट वैल्यू पता है। तो सर इसका मतलब है आपसे रिक्वायर्ड रेट चाह रहा है यानी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर चाह रहा है यानी IRR निकलवाना चाह रहा है। नाइन 9.2% वाले बॉन्ड के साथ हम करेंगे क्या, 4 साल, 1 2 3 और 4, यह 0 भी डाल दो। बताओ हमने कितने रुपए की मार्केट वैल्यू का सर खरीदा या मार्केट वैल्यू चल रही करंटली मार्केट में सर 98.2। सर सूद या डिविडेंड कंपनी ने इस पर कितना देना है सर सालाना। सर 9.2 का मतलब है 9.2 9.2 9.2 और 9.2। अब बताएं टैक्स सेविंग्स तो कुछ नहीं है, रिडम्पशन पे मेरे पास सर कितने आ रहे होंगे 100। अब बताओ मेरे बच्चों मेरे पास 98.2 9.2 9.2 9.2 और 109.2। अब मुझे काम करना है सर एक ऐसा रेट निकालना है, एक ऐसा रेट निकालना है सर जो इन कैश फ्लोज को एग्जैक्ट बराबर कर दे, प्रेजेंट वैल्यू को बराबर कर दे किसके, मार्केट वैल्यू के। तो एक काम करते हैं सर हम पहला रेट पिक करते हैं सर ये 9.2 हुई। अगर मैं इन कैश फ्लोज को डिस्काउंट करूं ना 9.2 के रेट से 9.2% से डिस्काउंट करूं, यकीन करें इसकी प्रेजेंट वैल्यू 100 आएगी इन कैश फ्लोज की, यहां से लेके एंड तक। अगर 100 आ गई तो सर फिर आप इसमें 98.2 माइनस कर दें तो सर आपके पास मार्केट वैल्यू आ जाती है, सॉरी आपके पास जो है वो NPV आ जाएगी 9.2% से विच इज़ 1.8 पॉजिटिव। मैं मालूम करने जा रहा हूं सर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स यानी कि IRR। तो मेरे पास पहली NPV आ गई 9.2 के ऊपर 1.8 रुपीज़। चूंकि ये NPV पॉजिटिव है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रेट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा ताकि NPV नेगेटिव हो जाए। सर प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं 11%, डन। अब बताओ अगर मैं 11% पे निकालने जाऊँ तो सर मेरे पास 98.2 या 98.2 हाँ सर 9.2 की प्रेजेंट वैल्यू 8.28 सॉरी, फिर 7.46, फिर सर 6.72, फिर सर 71.9। अब बताएं सर मेरे पास NPV कितनी आती है 11% पे। सर NPV आती है मेरे पास 3.84। मेरे पास सर दो रेट्स आ गए और दोनों से रिलेटेड मेरे पास NPV आ गई। एक NPV नेगेटिव है। अब बताएं सर मेरे पास एक है छोटा रेट, ये उसकी NPV, बड़ा रेट ये बड़े रेट की NPV। अब आपको फंक्शन याद होगा सर IRR बराबर है A प्लस A ओवर A माइनस B इंटू B माइनस A। अब बताएं सर मैं IRR निकालने जा रहा हूँ, कैसे निकालूं सर IRR। मेरे पास सर 9.2% का रेट एक आ रहा है, ठीक है जी, प्लस मेरे पास सर 1.8 डिवाइडेड बाय 1.8 प्लस सर क्या करूं सर 1.8 प्लस इसकी NPV कितनी है सर जी 3.84 मल्टीप्लाई बाय सर मेरे पास दो रेट्स का डिफरेंस 11 और 9.8 का 9.2 का सॉरी। बताएं सर मेरे पास IRR कितना आ रहा है। सर दिस इज 9.77 पक्का। अब बताएं सर अगर आपसे कहा जाए कि इस TFC की टोटल मार्केट वैल्यू कितनी है तो मैं कहूँगा जी मार्केट वैल्यू तो बहुत आसान है, इसकी 2,45,000 रुपये बुक वैल्यू है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 98.2 जो कि सवाल में गिवन था कितना सर 240,590। देखो बेटा मैंने तुम्हें प्रेफरेंस शेयर में 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई कि सबसे पहले तो सर इसका डिविडेंड फिक्स है,
प्रेफरेंशियल डिविडेंड दिया जाएगा, लिक्विडेशन पे पैसे पहले दिए जाएंगे, और सर सीधी सी बात यह है कि इनके पास वोटिंग पावर्स नहीं है, प्लस सर इनको दिया जाने वाला डिविडेंड टैक्स के लिए एलिजिबल भी नहीं है। सर ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा ताकि हम एक स्टेप आगे जा सकें। थैंक यू वेरी मच। सर हम बात करेंगे अब थोड़ी सी जो है वो इरिडीमेबल सिक्योरिटीज़ के ऊपर। अगर मैं बात करूं सर मेरे पास इरिडीमेबल सिक्योरिटीज़ क्या हैं, कितने टाइप की हैं। देखिए हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर इरिडीमेबल होता है, तो मैं उसकी तो बात नहीं करूंगा यहाँ पे, या अगर मैं उसकी बात कर भी लूँ तो मैं 3 क्लासेस बना लेता हूँ। सर मेरे पास इरिडीमेबल का मतलब है एक दफ़ा कंपनी पैसा ले लेगी, ज़िंदगी भर वापस नहीं करेगी, ठीक है, ज़िंदगी भर वापस नहीं, उस पर रिटर्न देती रहेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन पैसे वापस नहीं होंगे। एक तो मेरे पास है सर एक्विटी। अच्छा सर अगर हम एक्विटी की बात करें तो सर हम हमेशा एक्विटी को ये सोच के उसकी मार्केट वैल्यू निकालते हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं कि वो परपेचुटी में है, ज़िंदगी भर रिटर्न मिलता रहेगा, पैसे वापस नहीं मिलेंगे। तो आपको याद होगा कि हमारे पास सर मार्केट वैल्यू ऑफ एक्विटी था डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई, और अगर सर डिविडेंड ग्रो कर रहा होता था तो फिर हमारे पास मार्केट वैल्यू होती थी एक्विटी की, मार्केट वैल्यू बराबर है डिविडेंड इंटू 1+G के ई माइनस जी। याद आ रहा है? अच्छा सीधी सी बात है सर हमारे पास डेट भी रिडीमेबल हो सकता है, ठीक है जी। कौन सा डेट सर? डेट इरिडीमेबल कौन सा होगा सर? हमारे पास इरिडीमेबल बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं सर। तो इरिडीमेबल डिबेंचर और बॉन्ड अगर होगा ना तो फिर हमारे पास 2 सिनेरियोज होंगे सर, या तो मुल्क में टैक्स होगा, ठीक है जी, या मुल्क के अंदर टैक्स नहीं होगा। अगर टैक्स नहीं है और आपको एक इरिडीमेबल बॉन्ड कंपनी इशू करती है तो इसका मतलब है कंपनी जिंदगी भर सूद पे करेगी 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 करेगी, कभी पैसा वापस नहीं करेगी। तो ऐसे बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालना, सिंपली आपने क्या करना है, इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय के डी, ठीक है जी। क्योंकि टैक्स नहीं है तो हमने ना इंटरेस्ट को नेट ऑफ टैक्स किया ना के डी को हमने नेट ऑफ टैक्स किया, तो इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ डेट। व्हाट इज मेंट बाय कॉस्ट ऑफ डेट? आज अगर सर ये कंपनी जो है वो बैठ के अपने डेट की मार्केट वैल्यू निकाले तो जिंदगी भर की जो इंटरेस्ट पेमेंट्स हैं उनकी प्रेजेंट वैल्यू मार्केट रेट से निकालना, मार्केट रेट इज के डी, डन। ये हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाएगी इससे। अगर सर मेरे पास टैक्सेज हैं तो मार्केट वैल्यू निकालना सर करेंगे ये कि हम कहेंगे जी कंपनी का जो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट है ना वो उसकी असल में बोरिंग कॉस्ट है। क्यों? क्योंकि कंपनी जब इंटरेस्ट पे करती है तो सर एफबीआर उसको टैक्स सेविंग्स के तौर पे उसका टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस कर देता है। तो सर इफेक्टिवली कंपनी के पास जो इंटरेस्ट का बर्डन होता है वो होता है इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कौन सा केडी, कौन सा केडी पोस्ट टैक्स। सर अगर ऊपर इंटरेस्ट पोस्ट टैक्स है तो डिस्काउंट रेट जो आप यूज करें वो भी पोस्ट टैक्स ही होना चाहिए, ठीक है जी। यानी सर अगर मेरे पास डेट जो है वो जो डेट है मेरे पास सर अगर वो इरिडीमेबल है तो सिंपली इंटरेस्ट विल बी अ परपेचुटी। आपने सिंपल सर उसको केडी से अच्छा याद रखिए, इंटरेस्ट में ग्रोथ नहीं आती है, जिस तरह डिविडेंड में ग्रोथ आ रही है ना, इंटरेस्ट में ग्रोथ नहीं, इंटरेस्ट का रेट फिक्स्ड है थ्रू आउट। जो डिविडेंड इंटरेस्ट मिलेगा उसकी सिंपल प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, तो आप क्या करें उसको सर डिवाइड करना है केडी से, यानी एनओटी यानी परपेचुटी मान के, डन। अब बनाए सर मेरे पास तीसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? तीसरा सिनेरियो मेरे पास है सर प्रेफरेंस शेयर्स। बाद औकात प्रेफरेंस शेयर्स भी इरिडीमेबल होते हैं सर। अब अगर मुल्क में टैक्सेस हैं या मुल्क में टैक्सेस नहीं है तो क्या होगा सर? इवन अगर मेरे बच्चों मुल्क में टैक्सेस नहीं है तो आप क्या करोगे सर? इसका डिविडेंड जो आप पे करोगे थ्रू आउट डिवाइडेड बाय केपी। केपी क्या है सर? केपी क्या है सर? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। याद रखिएगा दिस कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉट एडजस्टेड, या भी तो उसको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऊपर वाले पे हम लिख देते हैं। सर मुझे बताएं यहाँ क्या निकलेगी मार्केट वैल्यू? सर सीधी सी बात है, जब टैक्स होगा भी तो हमें कौन सा टैक्स सेविंग्स मिलनी है सर यहाँ पर? तो यहाँ पर भी यही फंक्शन, और मैं क्या कहूँगा जनाब, दिस रेट इज नॉट एडजस्टेड स्लैश रिड्यूस्ड फॉर टैक्स बेनिफिट्स। ऐसा आपने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को वैसे ही रखना है जैसे कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का रेट दिया, नहीं करना है इसको आफ्टर टैक्स, ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास सिर्फ बॉन्ड ऐसा है जिसमें टैक्स सेविंग्स हैं, ठीक है जी,
सिर्फ टैक्स सेविंग्स है। बाकी सर डिविडेंड तो मिलता ही आफ्टर टैक्स है। सर यहाँ वाले डिविडेंड सीधी सी बात है सर, वो तो मिलेगी जब टैक्स लग जाए, उसके बाद डिविडेंड आपने देना है। तो याद रखिएगा कि सर प्रेफरेंस शेयर्स में प्री टैक्स और पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, देयर इज ओनली वन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी। नो प्री टैक्स नो पोस्ट टैक्स। हाँ सर केडी जो है प्री टैक्स पोस्ट टैक्स हो सकती है, ठीक है जी। केई का प्री टैक्स पोस्ट टैक्स इसलिए होना वो नहीं है कि केई है ही जो है वो आफ्टर टैक्स रेट, ठीक है जी। आए जरा दोस्त एक छोटा सवाल करें इसके ऊपर, जो एक इलस्ट्रेशन में कह रहा हूँ। सर अज्यूम करें एक कंपनी की बैलेंस शीट पे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन पे सर तीन चीज़ है सर, इक्विटी है, ये बुक वैल्यूज है सर। सर 150 रुपये की इक्विटी है सर, मेरे पास डेट है कौन सा, इरिडीमेबल सर 50 रुपये का। सर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, ये भी कौन से इरिडीमेबल सर, ये मेरे पास हैं तकरीबन 20 रुपये के, ठीक है। सर मेरे पास जो डिविडेंड है सॉरी जो डेट है सर, इसका कूपन रेट है 16%। सर मेरे पास जो प्रेफरेंस शेयर है इसका डिविडेंड का फिक्स रेट है सर 12%, ठीक है जी। सर इसका कोई इक्विटी का कोई हिसाब किताब नहीं होता, कोई कांस्टेंट डिविडेंड, कोई कांस्टेंट रेट नहीं होता, ठीक है जी। अब बताएं सर, आपको एग्जामिनर ने दिया है के ई सर 20%, के ई 20%। सर कॉस्ट ऑफ डेट पोस्ट टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट मार्केट में जो रेट चल रहा है पोस्ट टैक्स, टैक्स के बाद सर 9%, ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर विदाउट एडजस्टिंग एनी टैक्स बेनिफिट सर 10%। अच्छा जी अब सुनिएगा दोस्त, गौर तो सुनिएगा मेरे बच्चों। मैं अगर आपसे पूछूं प्यारे भाई, हम हर साल जो इक्विटी होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, कांस्टेंट डिविडेंड हम देते हैं सर, हर साल कांस्टेंट डिविडेंड हम देते हैं सर। मिसाल के तौर पर कोई सर 27 रुपये 50 पैसे पर शेयर का, आपसे एग्जामिनर ये चाह रहा है कि इन तीनों की मार्केट वैल्यू निकाल के दे दो यार, मार्केट वैल्यू, ठीक है जी। निकालें सर मार्केट वैल्यू, यहीं रोकें वीडियो को, पॉज करें, मार्केट वैल्यू निकालें, ठीक है जी। आए देखते हैं सर इसकी मार्केट वैल्यू कैसे निकल रही है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी कैसे निकलेगी सर, कांस्टेंट डिविडेंड है, डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई, डिविडेंड कितना है सर, सर 27.5 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी 20%, 27.5 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आता है सर मेरे पास 137.5। ये मार्केट वैल्यू होता है कि आप इसकी बुक वैल्यू देंगे तो शायद 150 है, ठीक है। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी के बाद मार्केट वैल्यू ऑफ डेट सर। अच्छा ऊपर वाले सवाल में एक चीज़ और ऐड कर दें कि टैक्स रेट हमारे पास है 30% का। अब बताएं सर, मेरे पास कूपन रेट है 16%, तो मुझे बताएं सर 100 रुपये के फेस वैल्यू पे, 100 रुपये के फेस वैल्यू पे कितना इंटरेस्ट बनता है सर, 16 रुपये। आफ्टर टैक्स करूं सर इसको 70%, मैं इसको डिस्काउंट कर रहा हूं सर, डिस्काउंट कर रहा हूं परपेचुटी में, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स रेट से, पोस्ट टैक्स कैश फ्लोज को पोस्ट टैक्स रेट से। यह आ रहा है मेरे पास सर, इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आ रही है 124.44। मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज फॉर एवरी 100 रुपी बुक वैल्यू। अब बताएं सर मार्केट वैल्यू इसकी 124.44 है पर 100, हमारे पास बुक वैल्यू है कितनी 50, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 50 इंटू 124.44 डिवाइडेड बाय 100, ऐसा यह आता है सर मेरे पास 62.22। ये मार्केट वैल्यू है एक बॉन्ड की, जो मार्केट में सर ये टोटल मार्केट वैल्यू 50 मिलियन रुपए के बॉन्ड्स के, एक बॉन्ड की जिसकी वैल्यू फेस वैल्यू 100 रुपए, उसकी मार्केट वैल्यू 124 रुपए। डन। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट निकला है सर, आफ्टर टैक्स किया मैंने कैश फ्लोज को भी, रेट भी आफ्टर टैक्स यूज किया। मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैसे आएगा सर, प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने के सर, सर 12 रुपए का इसका डिविडेंड है, और याद रखिएगा इसको आफ्टर टैक्स करने की कोई जरूरत नहीं, 100 रुपीज पे 12 रुपए का डिविडेंड डिवाइडेड बाय सर क्या रेट है हमारे पास 10% KPR 10%, इसका मतलब ये आता है 120। इसका मतलब है सर मार्केट वैल्यू ऑफ 100 रुपी प्रेफरेंस शेयर इज 120। मुझे पता है मेरा प्रेफरेंस शेयर है कितना सर 20 रुपए का,
तो 20 मल्टीप्लाई बाय 120 रुपए पर 100 रुपी। ये आता है सर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। पूरे बॉन्ड के प्रेफरेंस शेयर्स यानी पूरे पूरे कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स की मार्केट वैल्यू है 24 रुपए। ठीक है जी सर, ये बात भेजे में बैठ गई सर, ये चीज़ समझ आ गई कि सर हमारे पास जहाँ टैक्स होगा एप्लीकेबल होगा, जहाँ टैक्स सेविंग्स मिलेगी वहाँ हम कैश फ्लोज को भी आफ्टर टैक्स कर देंगे, रेट भी आफ्टर टैक्स पिक करेंगे। सर जहाँ टैक्स का कोई चक्कर नहीं है, ना हम कैश फ्लोज को आफ्टर टैक्स करेंगे ना रेट को आफ्टर टैक्स करेंगे। पक्का जी, देख लोगे जी, अच्छे तरीके से इसको एब्जॉर्ब करें। हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं जनाब। चलिए जी एक स्टेप आगे जाते हैं हम जनाब। अब हम बात करेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड्स की। ठीक है जी, इसको अच्छे तरीके से समझना, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है और रिसेंट पेपर्स में एग्जामिनर ने इसको बहुत अच्छे लेवल पर टेस्ट भी किया हुआ। ठीक है जी, देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड होते क्या है सर। ये कन्वर्टेबल बॉन्ड होगा ये कि डे वन पे कंपनी आपसे पैसा ले लेगी। ठीक है जी, फिर क्या करेगी जनाब, आपको देगी पूरे टाइम सूद। ठीक है जी, पूरे टाइम सूद देगी और एंड पे आके, एंड का मतलब है वो दिन जिस दिन आपको डिसाइड करना है एज अ होल्डर, होल्डर जनरली हैज टू डिसाइड कि मुझे एंड पे आके अपने पैसे वापस लेने हैं, यानी पार वैल्यू, यानी 100 रुपीज़ जो भी आप कहो, पार वैल्यू मुझे लेना है। ठीक है जी, या मुझे कंपनी से शेयर्स लेने हैं जिनकी तादाद डे वन पे ही स्टेब्लिश्ड होती है। ठीक है जी, डे वन पे हमें ये पता होता है कि एंड पे हमें या तो 100 रुपये की पार वैल्यू मिलेगी, मैं नाम दे देता हूँ सर इसको ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड, पार वैल्यू, या आपको ये मिलेगा एंड पे, या आपको ऑलरेडी डिटरमिन्ड, ऑलरेडी डिटरमिन्ड नंबर ऑफ शेयर्स आपको मिलेंगे। अच्छा, उस शेयर की फेयर वैल्यू तो डिटर्मिनेबल नहीं है, वो तो उस दिन आके पता चलेगी कि उस शेयर की फेयर वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे एंड पे आके इन्वेस्टर को कहा जाता है कि जी आप 100 रुपये ले लें, या आपको 15 शेयर्स मिलेंगे, जो डे वन से स्टैब्लिश था कि 15 शेयर्स मिलेंगे। एंड पे आके इन शेयर्स की फेयर वैल्यू निकलती है सर 6 रुपये मिसाल के तौर पे, तो ये बनते हैं सर 90 रुपीज़। अब बताओ एंड पे आके इन्वेस्टर क्या करेगा, 100 रुपये लेगा या 90 रुपये लेगा। सर सीधी सी बात है, वो 100 रुपये लेगा, 90 में तो नुकसान है। क्या ये चीज़ वो डे वन पे डिसाइड कर सकता है कि उसको एंड पे क्या करना है? नहीं। क्यों? एंड पे आके ही पता चलेगा कि कंपनी के शेयर्स की फेयर वैल्यू क्या है, और इवेंचुअली एंड पे जो शेयर्स वाला ऑप्शन है कैश के मुकाबले में इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। ठीक है, अब बताएं सर, व्हाट इफ के ये मार्केट वैल्यू जो है वो, व्हाट इफ के मार्केट वैल्यू 15 शेयर्स की होती से 10 रुपए के हिसाब से कितने हो जाते? 150। अब एंड पे आके मैं इन्वेस्टर से पूछूं कि क्या चाहिए, ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, वो शेयर्स वाला ऑप्शन पिक करेगा। ऐसा तो सर इसका मतलब ये है, इसको आप इसको इस तरह देख लें सर, इसको मैं छोटा सा मिनिमाइज कर देता हूँ सर, इसको अच्छे तरीके से सर पहले नोट कर लें कि आपको एंड पे आके क्या होगा। एज एन इन्वेस्टर यू हैव टू डिसाइड वेदर आई शुड गो फॉर कैश जो कि फिक्स अमाउंट है, और शुड आई गो फॉर नंबर ऑफ शेयर्स, जो शेयर्स जो मुझे मिलने उसमें नंबर ऑफ शेयर्स फिक्स होंगे, फेयर वैल्यू उसी दिन आके पता चलेगी। ठीक है जी, इसको देख लें सर। अब बढ़ते हैं एक स्टेप आगे सर। तो मुझे एक बात बताएं सर, डिसीजन एट द एंड लेना है आपने, ऐसा? कि मुझे कैश चाहिए वापस या मुझे शेयर्स चाहिए, ऐसा? अब मुझे एक बात बताएं सर, बीएफडी में इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सर सीधी सी बात है, अगर कंपनी ने कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू किए हैं तो क्या करेंगे हम सर? सर उसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज। कैश फ्लोज कैसे मिलेंगे सर? कैश फ्लोज एक तो सूद की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है जी, जो टैक्स डिडक्टेबल है कंपनी के लिए, जो कंपनी दे रही है,
और इसके अलावा क्या मिलेगा सर? रिडम्पशन पे एक वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी। कौन सी वैल्यू मिलेगी? कैश और फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स विच एवर इज हायर। मुझे बताओ एंड पे आके अगर एक बंदा सर शेयर्स ले लेता है या कैश ले लेता है, तो मुझे बताएं, मुझे तो कैश फ्लोज आज मालूम करने हैं ना मार्केट वैल्यू निकालने के लिए। भाई आज मुझे देखना है कंपनी को सूद भी देना है एंड पे आके, या तो शेयर्स देना है या तो कैश देना है, उसकी अमाउंट कितनी होगी। इसका मतलब है आज मुझे एक अंदाजा लगाना पड़ेगा, अंदाजा कि एंड पे आके ये इन्वेस्टर शेयर्स लेगा या कैश लेगा। इसी अंदाजे की बेसिस पे मैं कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूंगा और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा। किससे सर? एक ऐसे रेट से सर जो कि इस बॉन्ड के लिए अप्रोप्रिएट हो, क्योंकि सर इस बॉन्ड का इंटरेस्ट टैक्स एडमिजिबल है, तो सीधी सी बात है सर इसके ऊपर जो रेट भी यूज होगा वो भी पोस्ट टैक्स यूज होगा। ऐसा है मेरे बच्चों, इसको पहले अच्छे तरीके से नोट कर लें ताकि मैं एक स्टेप आगे बढ़ूं और मैं एक सवाल देखूं। समरी ये है कि सर डे वन पे कंपनी पैसे लेगी, एंड पे आके कंपनी ने जो है वो या तो शेयर्स देने या कैश देना है। उसकी अमाउंट के एंड में कितना कैश देना है कितने शेयर्स देने हैं वो आज डिसाइड नहीं की जा सकती। हाँ ये आज हमें पता होगा कि एंड में कैश कितना देना है हमने, अगर वो कैश ऑप्शन पे जाता है, और नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता होंगे। शेयर्स की फेयर वैल्यू पता चलेगी बाद में, और इसी की बेसिस पर डिसाइड होगा कि उस बंदे ने एंड में आके शेयर्स वाले ऑप्शन पे जाना है या कैश वाले ऑप्शन पे जाना है। लेकिन सर चूंकि आज हम मार्केट वैल्यू मालूम करेंगे तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना है ताकि हम कैश फ्लोज को ड्राफ्ट कर सकें और फिर उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के मार्केट वैल्यू निकाल सकें। ठीक है जी सर, इसको देख लें एक मरतबा अच्छे तरीके से ताकि हम इस पर कुछ सवालात कर लें। सर आए ज़रा जनाब एक छोटी सी एग्जांपल से, इलस्ट्रेशन से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। सर इलस्ट्रेशन ये कि मेरे पास एक कन्वर्टेबल बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू 100 रुपये, ठीक है। अच्छा जी सर, इस पे इंटरेस्ट मिल रहा है, कूपन रेट है इसका कोई 8%, ठीक है जी सर। इसकी टर्म है 5 साल, ठीक है जी सर। एक कन्वर्जन ऑप्शन है कि आफ्टर 5 साल यानी 5वें साल के एंड पे इन्वेस्टर चाहे तो अपना कैश ले ले वापस जो कि 100 रुपये, या वो कंपनी के 7 शेयर्स ले ले, ठीक है जी। देखिए दो चीज़ें डे वन से डिटरमिंड हैं, कैश की अमाउंट और नंबर ऑफ शेयर्स। शेयर्स की वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है जी। शेयर की वैल्यू डिटरमिन हो भी नहीं सकती है सर अभी। अब सर करंट शेयर प्राइस कंपनी की, करंट शेयर प्राइस है कंपनी की 12 रुपए, ठीक है जी, ₹12। और एक्सपेक्टेड है कि 15% से ये 12 रुपए की अमाउंट ग्रो करे ओवर 5 ईयर पीरियड, ठीक है जी। अब देखें आपसे पूछा जा रहा है बताएं इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू कितनी है अगर 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 सर आपको एक इंफॉर्मेशन और दी जाए कि टैक्स रेट 30% है और एट द सेम टाइम हमारे पास इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न, सर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न कॉस्ट ऑफ डेट, ठीक है जी, कन्वर्टेबल बॉन्ड का 10% है। अब आपसे कहा जा रहा है भैया इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकालें। आपको बॉन्ड के कैश फ्लोज के लिए पूरा डाटा दे दिया गया, आपको बॉन्ड का मार्केट रेट दे दिया गया, ठीक है जी। याद रखिएगा ये जो रेट दिया गया आपको ये पोस्ट टैक्स है, ठीक है जी। अब आपसे कहा जा रहा है प्यारे भाई आप एक काम करें जल्दी से इस बॉन्ड की मार्केट वैल्यू निकाल के दे देते हैं। मार्केट वैल्यू निकालने जाते हैं सर हम। सर मैं कैश फ्लोज ड्राफ्ट करूंगा, कितने साल हैं? 5 साल सर। 1 2 3 4 4 और 5 सर। मेरे पास एक तो सूद रिसीव होगा इन्वेस्टर को, कूपन रेट क्या है सर मेरा 8%, तो 8 8 8 8 और 8, ठीक है जी सर। इस पर टैक्स सेविंग्स होगी, निकालो जरा जी। 8 रुपये पर टैक्स सेविंग्स 30% के हिसाब से 2.4 होना चाहिए।
सर एंड में रिडम्शन होगी। अब रिडम्शन पता नहीं क्या वैल्यू हो, पता ही नहीं है भाई, रिडम्शन कितने की होगी। रिडम्शन पे या तो मिलेगा कैश, जो कि हम सबको पता है कि डे वन पे 100 रुपये, या मिलेंगे शेयर्स। अच्छा, एक शेयर की वैल्यू कितनी है, एक शेयर की मार्केट वैल्यू आज 12 रुपये। ये ग्रो करेगा कितने से, 1.15 से, रेस द पावर 5, ऐसा 1.15 रेस द पावर 5, 12 इंटू 1.15 रेस द पावर 5। तो एक शेयर की वैल्यू अराउंड कोई 24 रुपये हो चुकी होगी, और हमने सात शेयर जो है वो एम्प्लॉय इस बंदे को देने। तो दिस इज 168.95। अब एक बात बताओ, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अगर वो सर मुंह से रोटी खाता है तो वो तो कभी भी सर इन दो ऑप्शंस के बीच में कभी भी वो 100 रुपये को पिक नहीं करेगा, वो तो उसको पिक करेगा। तो मुझे बताएं, कंपनी को ये बात पता है कि एंड पे आके कंपनी का इतना बड़ा आउटफ्लो होगा इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, ठीक है जी, और ये इन्वेस्टर के लिए इनफ्लो होगा। तो सर 8 माइनस 5.6, 5.6, 5.6, 5.6 और ये 168.95 है सर, कितना रही, ये आ रहा है सर 174.55। अब एक काम करते हैं सर, इसकी फेयर वैल्यू निकालने के लिए, मार्केट वैल्यू निकालने के लिए इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। किस रेट से सर? 10% से। तो सर अगर मैं इसकी मार्केट वैल्यू देख लूँ, मेरे पास सॉल्व हुई पड़ी है सर 10% से, दिस इज 5.09, दिस इज 4.62, दिस इज 4.2, दिस इज 3.82 एंड दिस इज 108.35। अब अगर मैं इन सबको एडअप करूं तो सर मेरे पास मार्केट वैल्यू पर रुपीज़ 100 ऑफ पार वैल्यू इज 126.08। ऐसा है मेरे बच्चों। सर एक छोटी सी इलस्ट्रेशन और देखते हैं इसके ऊपर जनाब, अगर थोड़ा सा आप इसको कॉपी कर लें तो मैं वो इलस्ट्रेशन आपके सामने रख दूं। इसको कॉपी करना सर, ठीक है, पहले ये सवाल कॉपी कर लीजिएगा, यहाँ पॉज करें वीडियो को, और फिर इसके बाद ये इसका सॉल्यूशन देख लीजिएगा, यहाँ भी पॉज करें वीडियो को, ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा जी, एक सवाल हम देखने की कोशिश करते हैं जनाब। हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, और हमारी किताब का गालिबन पेज नंबर 203 है। मुझे एक सेकंड कंफर्म करने दें इसको। जी बिल्कुल, ये 203 पेज पे आ रहा है सर। आए ज़रा देखें, कूपन रेट इसमें दिया हुआ है, टर्म दिया हुआ है इसमें, 8 ऑर्डिनरी शेयर्स अवार्ड होंगे, 11 रुपये आज की प्राइस है, और ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है क्योंकि 10% का होगा आगे के सालों का, ठीक है जी। अब आए ज़रा दोस्त, इस पर हम थोड़ा सा काम करते हैं जनाब। ईयर 1 सर कितने साल का, ये 4 साल का, मार्केट वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। पहले वो कह रहे हैं बताओ एंड पे बेनिफिशियल है या नहीं है। अच्छा, मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं कुछ डाटा ऐड कर देता हूँ। अज्यूम करो रिक्वायर्ड रेट है हमारे पास कोई 7.8%, अज्यूम करें जी हमारे पास टैक्स रेट है सर कोई 30%, और आप एक काम करें मार्केट वैल्यू निकाल के दें, छोड़ें ये कि एंड पे ये फ़ायदेमंद है या नहीं। सर मेरे पास 4 साल का बॉन्ड है, ऐसा इन 4 सालों में सूद मिलेगा सर इन्वेस्टर को, किस रेट से सर? 10% के रेट से, 100 रुपये के हिसाब पे। जब भी आप मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहे बॉन्ड की या कन्वर्टेबल बॉन्ड की या प्रेफरेंस शेयर्स की, 100 रुपये की वैल्यू लेके चलें सर। 100 रुपये में 10 रुपये का इंटरेस्ट आया, 10% के हिसाब से, टैक्स सेविंग्स आ गई कितने की, 3। फिर redemption, now at redemption either we will get 100 rupees cash option, 100 रुपये का, या फिर हमें क्या मिलेगा, या हमें मिलेंगे शेयर्स। अच्छा बाबू, शेयर्स कितने मिलेंगे? 8, 11 रुपये की आज करंट प्राइस है, 8 शेयर्स 11 रुपये की आज करंट प्राइस, और सर 10% का ग्रोथ रेट है, यानी सर 1 + 10% रेस टू द पावर 4। अब बताएं सर मेरे पास ये वैल्यू कितनी बनती है? ये बनती है अराउंड कोई 8 ×
8 इंटू 11 इंटू 1.1 रेस टू द पावर 4। सर दिस इज 128.8। तो ये मैं यहाँ डाल रहा हूँ सर 128.8। पक्का जी। अब बताएं सर, मेरे पास ये आता है 7 रुपये, 7 रुपये, 7 रुपये, और यह आता है मेरे पास सर 135.8 रुपीज़। ऐसा यही है सर। 8 शेयर्स, 11 रुपये, 1.1 रेस टू पावर 4। ठीक है जी। अब बताएं सर, मैं इनकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूँ सर किस रेट से, 7.8% के रेट से सर। यह आ रहा है 6.49, यह आ रहा है 6.02, यह आ रहा है 5.59, और यह आ रहा है 135.8 डिवाइडेड बाय 1.078 रेस टू द पावर 4। क्या आ रहा है सर मेरे पास 100.55, 100.56 कर लेते हैं इसको। अब बताएं सर, अगर मैं इन सबको एडअप करूं सर, तो मेरे पास मार्केट वैल्यू बनती है जनाब इस पूरे बॉन्ड की कितनी जनाब, ये बनती है जनाब 6.49 प्लस 6.02 प्लस 5.59 प्लस 100.56। सर दिस इज 118.66 फॉर एवरी 100 रुपी ऑफ फेस वैल्यू। सर हमारे पास 118.66 की मार्केट वैल्यू आ रही है। ठीक है जी। आई होप ये आपको समझ आ रहा है सर। एक सवाल इसमें IRR का भी दे सकता है, वो आपसे कहेगा जी बताएं इफेक्टिव रेट क्या है सर। ठीक है जी, तो वो भी निकलवा सकता है, कोई इशू वाली बात नहीं है, वो भी हम निकाल सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात इसके अंदर नहीं है। ठीक है जी, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं हम सर। सर मेरे पास एक क्वेश्चन है हमारी किताब का, क्वेश्चन नंबर 20 है ये, और हमारी किताब के पेज नंबर 204 पर है खालिबन ये मौजूद। ठीक है जी। कह रहा है आबिद फूड्स लिमिटेड हैड इशूड 8,000 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स ऑफ ₹100 ईच। ठीक है, इसका मार्कअप 8%, यानी इसमें सूद 8% मिलता है। बॉन्ड जो है वो 10 शेयर्स में कन्वर्ट होगा 3 साल बाद, या 115 रुपये आपने लेने, यानी एंड पे आके या तो 115 रुपये आपको मिलेंगे, या आपको जो है वो 10 शेयर्स मिल जाएंगे। तो कह रहे जनाब कैलकुलेट दी करंट मार्केट प्राइस। आज बताएं क्या प्राइस है। अगर इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रेट यानी KD कन्वर्टेबल बॉन्ड्स का 10% है, और हमारा अंदाज़ा ये कि एंड पे अभी नहीं, एंड पे एक शेयर की वैल्यू 12 होगी या 10 होगी। सर मैं आपको दे रहा हूँ 2 मिनट, आप इसको सुकून से बैठ के देखें, सॉल्व करें सर इसको।